हेलो साथियों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं सविता। तो कैसे हो आप लोग दोस्तों। आज की क्लास है जीके और जीएस की, जिसमें आज हम करेंगे जीएस के 20 क्वेश्चन की प्रैक्टिस। तो ये जो क्लास है ये हर एक टीचिंग एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, चाहे आप सुपर टेट का एग्ज़ाम दें, यूपी टेट, सी टेट, हर एक एग्ज़ाम में इस तरीके के प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और आपको ये वीडियो पसंद आए तो और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भी शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की जो क्लास है इसमें हमने 20 क्वेश्चन को रखा है। तो 20 में से आपका क्या स्कोर बनता है आप देखिएगा, लास्ट में अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा। तो चलिए देखते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से क्या सही है। दो स्टेटमेंट आपको दिए जा रहे हैं, इसमें से कूट करके आपको आंसर देना है। पहला है कि ऐसे ज्वालामुखी जिनसे कोई उद्गार नहीं होता प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी कहलाते हैं। दूसरा है ऐसे ज्वालामुखी जो दीर्घकाल तक शांत रहने के पश्चात पुनः सक्रिय हो जाते हैं, उन्हें हम सक्रिय ज्वालामुखी कहते हैं। तो बताइएगा, क्या पहला दूसरा दोनों सही है स्टेटमेंट, या पहला सही है या फिर दूसरा सही है, या दोनों ही नहीं सही है। तो इस तरीके से आपको आंसर देना है, बताइएगा। कूट में आंसर करना है। ऑप्शन ए सही है, बी या सी या डी सही है। तो देखिएगा, ऐसे ज्वालामुखी जिनसे कोई उद्गार नहीं होता उसे हम क्या कहते हैं। तो जिनसे कोई उद्गार नहीं होता उन्हें हम शांत ज्वालामुखी कहते हैं, ना कि प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी कहते हैं। तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया। दूसरा है ऐसे ज्वालामुखी जो दीर्घकाल तक शांत रहने के पश्चात पुनः फिर से सक्रिय हो जाते हैं, उन्हें हम प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी कहते हैं, ना कि सक्रिय ज्वालामुखी कहते हैं। तो इस प्रकार से ये दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर गलत हो जाते हैं। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ना तो पहला और ना ही दूसरा, दोनों स्टेटमेंट गलत थे। अगला क्वेश्चन है कि ज्वालामुखी शंकु से क्या तात्पर्य है। ज्वालामुखी उद्गार से निर्मित आकृति, या ज्वालामुखी का आंतरिक भाग, सक्रिय ज्वालामुखी या फिर शांत ज्वालामुखी। ज्वालामुखी शंकु क्या होता है ये बताइएगा। देखिए, ज्वालामुखी का उद्भेदन जब एक छिद्र के सहारे होता है। देखिए, मान लीजिए ये एक छिद्र है, ये पृथ्वी है, उसमें एक छिद्र है, और यहाँ से जब ज्वालामुखी का उद्गार होता है तो मैग्मा जो है वो बाहर की ओर निकलता है, और मैग्मा जब निकलता है तो वो जम जाता है इसके चारों ओर और एक आकृति बना लेता है, जिसे हम शंकु के आकार की देखते हैं। ये आकृति इस प्रकार से ये कोण रूप धारण कर लेता है, और यहीं से छिद्र से मैग्मा जो है वो निकलता रहता है। तो ये जो आकृति है इसे ही हम शंकु कहते हैं, या ज्वालामुखी शंकु कहते हैं। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। ज्वालामुखी उद्गार से निर्मित जो आकृति बनती है, आपने देखा, इसे ही हम ज्वालामुखी शंकु कहते हैं। अगला प्रश्न है कि गेशर किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं। शांत ज्वालामुखी, सक्रिय ज्वालामुखी, प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी, या उपयुक्त सभी क्षेत्रों में। गेसर जो है ये सक्रिय ज्वालामुखी क्षेत्रों में ही पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, सक्रिय ज्वालामुखी क्षेत्रों में। अगला देखिएगा, येलो स्टोन पार्क कहाँ पर स्थित है। उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप या फिर ऑस्ट्रेलिया। येलो स्टोन पार्क जो है ये उत्तरी अमेरिका के संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रसिद्ध गीजर येलो स्टोन पार्क है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाना है, उत्तरी अमेरिका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है कि अभ्यांतरिक स्थलाकृतियों में प्रमुख कौन सी है। लेकोलिथ है, सिल है, डाइक है, या उपर्युक्त सभी है। तो आंतरिक स्थलाकृतियों में बैथोलिथ भी आता है, लेकोलिथ, लेपोलिथ, फैकोलिथ और सिल डाइक, इन सभी का उल्लेख रहता है। तो हमारा आंसर उपयुक्त सभी हो जाएगा। सिल, लेकोलिथ और डाइक ये सारे हैं स्थलाकृतियाँ, अभ्यांतरिक स्थलाकृतियाँ ये सारे हैं। अगला देखिएगा, ज्वालामुखी प्रायः कहाँ पाए जाते हैं। द्वीपों और महाद्वीपों के सागरीय तट पर, या भूपटल पर पड़ी दरारों के निकट, या नवीन वलित पर्वत के निकट, या उपयुक्त सभी। ज्वालामुखी जो है वो प्रायः कहाँ पाए जाते हैं। तो द्वीपों और महाद्वीपों के सागरीय तटों पर पाए जाते हैं, और जहाँ भी ज्वालामुखी महाद्वीपों के भीतर स्थित है वहाँ या तो नवीन वलित पर्वत के पास पे, या तो फिर भूपटल पर पड़ी दरारों के निकट पाए जाते हैं। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि ऑप्शन ए, बी, सी इसमें तीनों ही समाहित हैं। अगला प्रश्न है, वैश्विक स्तर पर ज्वालामुखी की कितनी मुख्य मेखलाएं हैं। 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, या फिर 5 हैं।
तो वैश्विक स्तर पर ज्वालामुखी की 3 मेखलाएं हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट है। बात आती है कौन कौन सी, तो पहला परिप्रशांत महासागरीय मेखला, दूसरी होती है यूरेशियाई मध्य महाद्वीपीय मेखला और तीसरी क्या है तो अटलांटिक महासागरीय मेखला। ये तीनों आपको ध्यान रखना है। और परिप्रशांत महासागरीय जो मेखला है इसे हम प्रशांत महासागर का अग्नि वलय भी कहते हैं, तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। कितनी है तो 3 मेखलाएं हैं, मुख्य ज्वालामुखी की 3 मेखलाएं हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से क्या सही है, यहाँ भी कोड के द्वारा आंसर करना है। पहला स्टेटमेंट है पृथ्वी के आकस्मिक संचलन के कारण भूकंप आता है, या भूकंप विज्ञान में भूकंप का अध्ययन किया जाता है। सीस्मोग्राफ भूकंपीय तरंगों का अंकन यंत्र है। क्या पहला और दूसरा सही है, दूसरा और तीसरा सही है, पहला और तीसरा, या पहला दूसरा और तीसरा तीनों ही स्टेटमेंट सही है। आंसर देखिएगा, आंसर तो हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों ही स्टेटमेंट अपनी जगह पर बिल्कुल राइट हैं। पृथ्वी के आकस्मिक संचलन के कारण जब धरातल या धरती पर कोई भाग कांप उठता है तो उसे हम क्या कहते हैं, भूकंप कहते हैं। और विज्ञान की वह शाखा जिसमें भूकंप का अध्ययन किया जाता है उसे भूकंप विज्ञान कहा जाता है। भूकंपीय तरंगों का अंकन एक यंत्र के द्वारा किया जाता है जिसे हम सीस्मोग्राफ के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर तीनों ही राइट है स्टेटमेंट, तो तीनों ही राइट है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भूकंप के उद्गम केंद्र को क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं, अधिकेंद्र ए और बी दोनों, या उपयुक्त सभी। तो भूकंप के उद्गम केंद्र को हम फोकस कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, ना कि अधिकेंद्र कहते हैं। और जब अधिकेंद्र नहीं होगा तो ए और बी कैसे हो सकता है, इसलिए ऑप्शन ए ही करेक्ट हो जाएगा। अगला है भूकंप केंद्र किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन आया हुआ है। इसके पहले जो क्वेश्चन था उसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि उसमें क्या पूछा था, भूकंप के उद्गम केंद्र को पूछा था, और यहाँ पर भूकंप केंद्र किसे कहते हैं ये पूछा है। बताइएगा, ऑप्शन है भूकंप जहाँ उत्पन्न होता है, भूकंप का जहाँ सर्वप्रथम अनुभव हो, या ए और बी दोनों, या उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर क्या होगा, देखिए जिस स्थान पर सबसे पहले भूकंपीय लहरों का अनुभव किया जाता है या महसूस किया जाता है उसे ही हम भूकंप केंद्र या फिर क्या कहते हैं, अधिकेंद्र कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, सॉरी बी राइट होगा, यहाँ पर सी मैंने कर दिया है, बी राइट होगा। जहाँ पर सबसे पहले भूकंप का अनुभव हो उसे ही हम भूकंप केंद्र कहते हैं। अगला क्वेश्चन है भूकंपीय तरंगे कितने प्रकार की होती हैं, 2, 3, 4 या फिर 1। तो भूकंपीय तरंगे 3 प्रकार की होती हैं। प्राथमिक तरंग जिसे हम पी तरंग भी कहते हैं, द्वितीय तरंग जिसे एस तरंग कहा जाता है, और तृतीय तरंग जो है वो धरातलीय तरंग है जिसे एल से डिनोट किया जाता है। तो पी, एस और एल ये 3 प्रकार की भूकंपीय तरंगे होती हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला है द्वितीयक तरंगे किन पदार्थों में विलुप्त हो जाती हैं, ठोस, गैस, द्रव, या ए और सी दोनों। द्वितीयक तरंगे जो हैं ये किसमें विलुप्त हो जाती हैं, तो द्रव में विलुप्त हो जाती हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। कौन सा, तो सी राइट होगा, द्रव में। अगला देखिए, किस तरंग का मार्ग सर्वाधिक लंबा होता है, प्राथमिक, द्वितीयक, धरातलीय या फिर उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पर पूछा है किस तरंग का मार्ग सर्वाधिक लंबा होता है। 3 तरंगे होती हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। तो धरातलीय तरंग जो है इनका मार्ग अन्य तरंगों की तुलना में सबसे ज़्यादा लंबा होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, धरातलीय तरंग। अगला देखिएगा, जिस प्रकार के भूकंप की तरंग की गति न्यूनतम होती है, किस प्रकार के भूकंप की तरंग की गति सबसे कम होती है, धरातलीय। ये तो आपने पिछले क्वेश्चन में देखा कि धरातलीय तो नहीं होगा, क्योंकि ये तो सर्वाधिक लंबा मार्ग वाली तरंग है। दूसरा है प्राथमिक और द्वितीयक, इनमें से आंसर कीजिएगा। एक तो मैंने ही आपको बता दिया, धरातलीय तो नहीं होगा, प्राथमिक या द्वितीयक हो सकता है। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, आंसर हमारा क्या हो जाएगा बताइएगा। आंसर हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए मैंने आपको किस प्रकार से कंफ्यूज किया, पहला जो पूछा था गति न्यूनतम होती है जबकि मार्ग लंबा होता है। देखिए इस प्रकार से प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। आप पहले वाला क्वेश्चन देख के आप कंफ्यूज हो सकते थे, क्या दिया गया है, सर्वाधिक लंबा होता है मार्ग तो धरातलीय तरंग का,
और यहाँ पर क्या पूछा था कि भूकंप की तरंग की गति न्यूनतम होती है, तो गति न्यूनतम होती है धरातलीय तरंग की, तो ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट होगा, यानी कि धरातलीय इस क्वेश्चन में भी इसका आंसर हमारा हो जाएगा, जबकि इसका मार्ग जो है वो लंबा होता है और गति न्यूनतम होती है। अगला देखिए, अगला प्रश्न है सर्वाधिक विनाशकारी तरंग कौन सी है? प्राथमिक है, धरातलीय है और द्वितीयक है। तो सर्वाधिक विनाशकारी तरंग जो है वो धरातलीय ही होती है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। इसी के साथ अगला प्रश्न है भूकंपीय तीव्रता को मापनी को किस नाम से जाना जाता है? भूकंप मापी, रिएक्टर स्केल, साफिर सिम्पसन स्केल या बी और सी दोनों। तो आप सभी जानते हैं कि भूकंप की तीव्रता की मापनी को रिएक्टर स्केल से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, रिएक्टर स्केल के पैमाने पर हम इसे मापते हैं। अगला है रिएक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता का अंकन किस तक होता है? 0 से 10, 1 से 10, 0 से 9 या 1 से 9 तक होता है। तो क्या आंसर होगा? आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1 से 9 तक इसका अंकन होता है रिएक्टर स्केल मापनी में, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला है भूकंप के सकारात्मक प्रभाव कौन कौन से हैं? नवीन भू आकारों का बनना या उपजाऊ मैदानों की रचना, बंदरगाहों का विकास या उपयुक्त सभी। सकारात्मक प्रभाव पूछा है आपसे, बताइएगा। देखिए, भूकंप के सकारात्मक प्रभाव इसमें नवीन भू आकारों का बनना, खनिज पदार्थों की सुलभ प्राप्ति, उपजाऊ मृदा की प्राप्ति, उपजाऊ मैदानों की रचना और बंदरगाहों का विकास, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि उपयुक्त सभी राइट हो जाएगा। अगला है आपदा प्रबंधन के कितने प्रमुख चरण हैं? 2 हैं, 3 हैं, 4 है या फिर 5 हैं? तो आपदा प्रबंधन के 3 चरण होते हैं, कौन कौन से? पहला आपदा पूर्वानुमान, दूसरा आपदा की स्थिति में राहत और बचाव कार्य और तीसरा होता है भविष्य में आपदाओं के घटित होने से रोकने के प्रयास। ये 3 चरण है, ऑप्शन नंबर बी राइट है। 3 चरण पे आपको आंसर करना है। अगला है आज का लास्ट क्वेश्चन कि अनाच्छादन से क्या तात्पर्य है? इसमें पृथ्वी की सतह का घिसाव होता है या इसमें पृथ्वी की सतह का निम्नीकरण होता है या फिर इसमें पृथ्वी की सतह पर वनों का आवरण होता है या फिर ए और बी दोनों सही हो जाएगा। बताइएगा अनाच्छादन क्या होता है? अनाच्छादन जिसे हम इंग्लिश में डिनोरेशन कहते हैं, तो डिनोरेशन एक संयुक्त प्रक्रम है जिसके अंतर्गत कई सारी क्रियाओं के द्वारा पृथ्वी की सतह का घिसाव यानी कि कटना और निम्नीकरण या डिग्रेडेशन होता है। तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन ए और बी यहाँ पर दोनों करेक्ट थे आंसर हमारे। तो ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। ये थे आज के हमारे 20 क्वेश्चन और काफ़ी अच्छे लेवल के प्रश्न थे। आपको कैसे लगे? 20 में से आपने कितने क्वेश्चन को सही किया है? भूकंप और ज्वालामुखी से यहाँ पर क्वेश्चन आज हमने सॉल्व किए। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया होगा तो कर लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।